वहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ सिंथेटिक क्या है। दिस थ्योरी मर्ज डार्विन कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ये दो कंसेप्ट को मिलाने से एक बनाई गई है, और वो है डार्विन के कंसेप्ट और मेंडल्स के कंसेप्ट। यानी कि डार्विन ने एवोल्यूशन पर काम किया, मेंडल ने जेनेटिक्स पर काम किया, तो इन दोनों के व्यूज़ को मर्ज किया तो एक नई थ्योरी बन गई जिसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। इंट्रोड्यूस बाय बायोलॉजिस्ट लाइक डॉब्स, हेजनकी, हेल्डन एंड मायर। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी बनाई और डार्विन और मेंडल के कंसेप्ट को यूज़ किया। फोकस ऑन जेनेटिक चेंजेस विद इन पॉपुलेशन दैट लीड टू न्यू स्पीशीज। और इस थ्योरी का जो मेन फोकस है वो जेनेटिक चेंज के अंदर है। जो पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक चेंज आती है और वही न्यू स्पीशीज बनाने में रोल प्ले करती है, ये इनका मेन फोकस है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, डार्विन फिंचेस, मेंडल पी प्लांट ट्रेट। अब डार्विन फिंचेस क्या हैं? वो फिंचेस जो डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड में डिस्कवर की थी। और फिंच ये एक स्पीशीज़ है, लेकिन आगे इसकी डिफरेंट सब स्पीशीज़ हैं। तो वो डिफरेंट सब स्पीशीज़ किसकी वजह से आई? वो आई जेनेटिक चेंज की वजह से। यानी कि एक फिंच एक एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में चली जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक एरिया, यहाँ पे एक फिंच है। अब ये इस एरिया से मूव करके इस न्यू एरिया में आएगी, तो इस न्यू एरिया का इन्वायरमेंट इस एरिया से डिफरेंट होगा। तो जब ये न्यू एरिया में आएगी तो अपने बॉडी को अडैप्ट करेगी इस एनवायरनमेंट के मुताबिक। तो फिर उसके अंदर जेनेटिक चेंज आएगी और वो चेंज फिर आगे उसके बच्चों में जाएगी और इस तरह से फिर वो एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी। तो ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहती है कि कोई भी स्पीशीज़ जब न्यू बनती है तो उसके अंदर जेनेटिक चेंज पहले आती है। नेक्स्ट, अब इसके की पॉइंट क्या हैं जो हमने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में पढ़ने हैं। सबसे पहले है जेनेटिक वेरिएशन, आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन पूल, अलील फ्रीक्वेंसी। ये सब के सब हमने आगे वन बाय वन डिस्कस करने हैं। अब इसकी एग्जांपल है पेपर माउथ चेंजिंग कलर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी कि एक माउथ था जिसका कलर जो वो ब्राउन था पहले, यानी कि हम उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी आर से, ब्राउन। ठीक है। जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तब उस माउथ का कलर ब्राउन था। जब इंडस्ट्रीज़ आ गई तो इंडस्ट्रीज़ ने अपना स्मोक हवा में छोड़ना शुरू कर दिया और वो स्मोक मौत के बॉडी के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, जिससे मौत का कलर ब्लैक हो गया। हम उसको बी एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो मौत के प्रेडिटर थे, यानी कि कोई भी परिंदा है, वो जब मौत को किसी दरख्त पर बैठे देखता है तो दरख्त की जो बार्क है उसका कलर ब्लैक होता है और मौत का कलर उस वक्त ब्राउन था। तो बर्ड को इजीली ब्राउन कलर डिटेक्ट हो जाता है ब्लैक बैकग्राउंड में। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ आई, इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया कि मौत का कलर भी ब्लैक कर दिया और उसका बैकग्राउंड भी ब्लैक है। अब आप साफ ज़ाहिर है कि एक चीज़ का कलर ब्लैक है और वो एक ब्लैक एरिया में रखी हुई है, तो वो हमें बहुत मुश्किल से मिलेगी, बहुत मुश्किल से दिखाई देगी। तो ये बेनिफिट मौत को मिला कि उसका बैकग्राउंड भी ब्लैक हो गया और उसका बॉडी का कलर भी ब्लैक हो गया। तो उसके बॉडी के अंदर चेंज आई, बॉडी के अंदर जेनेटिक चेंज आई और वो जेनेटिक चेंज आगे उसके ऑफस्प्रिंग में चली गई। जैसा बाप था वैसे उसके बच्चे पैदा होने शुरू हो गए ब्लैक। तो इस तरह से ब्लैक मौत की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी और ब्लैक मौत की न्यू स्पीशीज़ बन गई। जबकि ब्राउन मौत ये ओल्ड था, ये इज़िली बर्ड इसको पिक कर लेते थे और पकड़ लेते थे, खा जाते थे। तो इस तरह से ब्राउन की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई। तो ये भी हमें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बताती है कि वो चेंज कैसे आई। नेक्स्ट, अब हमने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के मुताबिक एवोल्यूशन की डेफिनिशन करनी है। एवोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज़ चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन ओवर टाइम। अलीलिक फ्रीक्वेंसी की चेंज किसी भी पॉपुलेशन के अंदर आए तो हम उसको एवोल्यूशन कहते हैं। अब अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है या अलील फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? अलीली फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि किसी एक अलील के नंबर और उस एक पॉपुलेशन के अंदर किसी एक अलील का नंबर हो, टोटल नंबर हो, और उसको हम डिवाइड करें कि पॉपुलेशन के अंदर कितने अलील हैं टोटल। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम कह देते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर एक पॉपुलेशन है उसके पास एक अलील ए है, सपोज कर रहा हूँ, और इसकी तादाद है 5। ठीक है। और अगर हम पूरी पॉपुलेशन के सारे अलील काउंट करें और उसकी पॉपुलेशन हमारे पास है 25, ऐसे ये सपोज़ है रीडिंग। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है? अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि एवोल्यूशन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में किस तरह से फिट होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया ड्यू टू अलीलिक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि एक एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ कर रहे थे, वो पावरफुल थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं लेकिन बैक्टीरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि जब हमने पहली दफ़ा एंटीबायोटिक इस्तेमाल की थी तो उस वक़्त बैक्टीरिया के पास जो अलील था वो स्मॉल ए था, सपोज़ हम करते हैं। वो स्मॉल ए रिसेसिव होता है और वो एंटीबायोटिक को रेज़िस्ट नहीं कर पाता, बैक्टीरिया को नहीं बचा पाता। अब हमने एक ही एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को बार-बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पर।
अब उस बैक्टीरिया की बॉडी अपने आप को इस तरह से चेंज करती है कि ये जो स्मॉल ए अलील है, इसको चेंज कर देती है कैपिटल ए में। अब ये सारा काम एक दिन में नहीं होता, इसके लिए काफ़ी अरसा लगता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होने के लिए। अब ये स्मॉल ए अलील चेंज हो गया स्मॉल बी में, तो अब इसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसको कहते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। एक अलील की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, दूसरे अलील की ज़्यादा हो रही है। जैसे ही कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकर ड्यूरिंग मियोसिस व्हेन क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अगर आपने सेल साइकिल को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आपको क्रॉसिंग ओवर का भी पता होगा। सपोज़ करें ये हमारे पास एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है और दूसरा हमारे पास एक और क्रोमोसोम है, वो भी रेप्लिकेटेड है। अब हमने इसकी क्रॉसिंग ओवर करवानी है। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं कि क्रोमोसोम का एक सेगमेंट ये वाला और दूसरा सेगमेंट ये वाला, ठीक है? ये एक्सचेंज हो जाए, यानी कि ये वाला सेगमेंट इधर आ जाए और ये वाला सेगमेंट इधर चला जाए। तो इससे क्या होगा कि क्रोमोसोम के आर्म्स चेंज हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब ये क्रॉसिंग ओवर होगी, तो उसको हम कह देते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होता क्या है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि सपोज करें कि एक मेल है, उसके पास एक जीन है, उसके एलील हैं कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है? और दूसरा क्रोमोसोम ही उसी के पास है, उसके पास एलील हैं स्मॉल ए स्मॉल ए। अब जब गैमेट बनते हैं, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, तो ये कैपिटल ए कंबाइन होगा स्मॉल ए के साथ, ठीक है? अब ये मिक्सचर बन गया है दो क्रोमोसोम का, इसको हम कह देते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है? लीड्स टू न्यू अलील कॉम्बिनेशन एंड इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। साफ ज़ाहिर है कि अगर हम एक ही अलील पूरी पॉपुलेशन में कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कैपिटल ए पूरी पॉपुलेशन में कंटिन्यू हो रहा है, तो ये भी एक रूल है कि जो अलील बार बार एक ही पॉपुलेशन में सर्कुलेट हो रहा है, तो वो एट द एंड कमज़ोर हो जाता है। जब वो कमज़ोर होगा, तो जो एंड पे ऑफस्प्रिंग आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, उसको बीमारियाँ ज़्यादा लगेंगी, ठीक है? तो इस वजह से फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी नहीं होगी, उसको होमोज़ाइगस कह देते हैं, या होमोज़ाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की एक एग्जांपल है वेरिएशन इन आई कलर इन फ्रूट फ्लाई, ठीक है? फ्रूट फ्लाई के अंदर अगर आप कलर देखें, तो आपको वाइट कलर भी नज़र आएगा आँखों का, रेड कलर भी है, पिंक भी है, ठीक है? तो ये डिफरेंट कलर हैं, फ्रूट फ्लाई की आइज़ के कलर हैं। तो ये भी किसकी वजह से हैं? ये भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हैं। नेक्स्ट म्यूटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ जाए या डीएनए के अंदर चेंज आ जाए, एक ही बात है कि जब डीएनए के अंदर चेंज आ गई, तो साफ ज़ाहिर है वो क्रोमोसोम के अंदर चेंज आएगी, क्योंकि क्रोमोसोम बना ही डीएनए का होता है। दे में बी बेनिफिशियल। हाँ, अब ये म्यूटेशन 3 तरह की होती है। एक होती है बेनिफिशियल म्यूटेशन, यानी कि ऐसी म्यूटेशन जो एवोल्यूशन काज़ करती है और ऑर्गेनिज़्म को एक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करती है। मैंने अभी आपको बताया था कि डार्विन फिंचेस थी, वो एक एरिया में यहाँ पे रह रही थी, गैलापागोस आइलैंड में रह रही थी। वहाँ पर फूड रिसोर्सेज़ कम हो गए, तो कुछ फिंचेस जो हैं वो फ्लाई करके चली गई किसी और एरिया में। यहाँ पर वो सिर्फ़ सीड ईटर थी, यानी कि सीड खाती थी। लेकिन जब वो किसी और एरिया में आई, तो उस एरिया में सीड नहीं थे, इधर भी सीड कम हो गए थे, इधर भी सीड नहीं थे, कम थे, तो वो फ्लाई करके किसी और एरिया में चली गई, वहाँ पर सीड नहीं थी। तो फिर उन्होंने अपने आप को इस तरह से चेंज किया कि जहाँ जिस एरिया में वो गए हैं, वहाँ जो फूड उनको अवेलेबल ज़्यादा मिली, उन्होंने अपनी चोंच को, अपनी बीक को चेंज किया। कुछ फिंचेस जो हैं वो इंसेक्ट ईटर बन गई, कुछ फिंचेस जो हैं वो फ्रूट ईटर बन गई। हर भी वो 2 ये डिफरेंट फिंचेस हैं, ये 13 फिंचेस इसी तरह से डार्विन ने डिस्कवर की थी कि स्पीशीज़ एक ही थी, लेकिन उसकी सब स्पीशीज़ डिफरेंट बन गई। वो उसकी फूड अवेलेबिलिटी की वजह से बन गई। तो उनकी बॉडी के अंदर म्यूटेशन आई, वो म्यूटेशन बेनिफिशियल उनके लिए साबित हुई और वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाईं। तो ये बेनिफिशियल म्यूटेशन है। दूसरी म्यूटेशन होती है जिसको हम कहते हैं हार्मफुल म्यूटेशन। हार्मफुल म्यूटेशन क्या है कि अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो जाए और उस चेंज होने से एक नया अमीनो एसिड बन जाए, और वो अमीनो एसिड आपकी बॉडी के अंदर कोई डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगा। फिर वो डिफेक्टिव प्रोटीन आपके जिस्म के अंदर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। इसकी एग्जांपल है, इस म्यूटेशन की एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव पैदा होती है, और आपको पता है हेमोग्लोबिन प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो इसके डिफेक्टिव पैदा होने की वजह क्या थी? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज आना, और उसकी सीक्वेंस में चेंज आने से अमीनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज आई, और अमीनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, और फिर प्रोटीन का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, एक और भी इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिकल सेल एनीमिया बज़ाहिर तो एक बीमारी है, जो इस बीमारी की वजह से इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन
अफ्रीका के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिनको सिकल सेल अनीमिया उनकी बॉडी में सिकल सेल अनीमिया का जीन था, लेकिन उनको सिकल सेल अनीमिया नहीं था, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया ये रिसेसिव करैक्टर है। और आपको पता है जो रिसेसिव करैक्टर होता है, अगर उसका एक एलील, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ, ये कैपिटल आर ये डोमिनेंट एलील है और स्मॉल आर ये रिसेसिव एलील है। ये स्मॉल आर जो है ये सिकल सेल अनीमिया काज करता है, जबकि कैपिटल आर ये नॉर्मल इंसान के अंदर होता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ ऐसे लोग थे जिनके अंदर कैपिटल आर भी था, स्मॉल आर भी था। तो जब एक डोमिनेंट अलील हो और उसके साथ एक रिसेसिव अलील हो, तो जो रिसेसिव है वो डोमिनेंट पर गालिब नहीं आएगा, उसका करैक्टर शो नहीं होगा। ठीक है? तो ऐसे लोग जिनके अंदर सिकल सेल अनीमिया का अलील था लेकिन उनको सिकल सेल अनीमिया नहीं था, तो उसके अंदर एक एडवांटेज ये आया कि उन लोगों को मलेरिया नहीं होता था। ठीक है? अब ये बेनिफिशियल भी है। बेनिफिशियल ये है कि अगर ऐसा इंसान है जिसके अंदर हेटेरोज़ाइगस फॉर्म में सिकल सेल अनीमिया का अलील है, उसको सिकल सेल अनीमिया भी नहीं होगा और उसको मलेरिया भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये सर्वाइव करेंगे, फिर ये करैक्टर अपने ऑफ़स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस तरह से फिर इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरे वो लोग थे जिनके पास स्मॉल आर था, यानी कि इनको सिकल सेल अनीमिया था। तो सिकल सेल अनीमिया इनको हुआ तो ये एक बीमारी है, इस बीमारी से साफ-ज़ाहिर है इंसान मर सकता है। तो इनकी पॉपुलेशन भी कम होगी। और तीसरी पॉपुलेशन थी कैपिटल आर। ये वो लोग थे जिनके पास सिकल सेल एनीमिया का एलील भी नहीं है और इनको मलेरिया भी हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया भी नहीं इनके पास सिकल सेल एनीमिया का एलील नहीं है, यानी कि इसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लोगों को मलेरिया जल्दी हो जाता है। अब ये 3 पॉपुलेशन है, साफ-ज़ाहिर है, तो इनमें कौन-सी पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी एनवायरनमेंट में? तो ये भी सर्वाइव नहीं करेगी और ये भी नहीं करेगी। सिर्फ़ हेटेरोज़ाइगस फॉर्म में ये पॉपुलेशन सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैंडम फ्लक्चुएशन इन अलील फ्रीक्वेंसी स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट को आपने समझना है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें अगर फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है और इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है? और इन लोगों में कुछ लोग बीमार भी होते हैं, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो वीक हैं, वीक पर्सन है। और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रॉन्ग हैं, हेल्दी हैं। अब आप ये सोचें कि इस एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, तो नेचुरल डिज़ास्टर ये नहीं देखेगा कि ये इंसान हेल्दी पर्सन है या ये बीमार है, मैंने किसको मारना है। नेचुरल डिज़ास्टर ये नहीं देखेगा, जो उसका शिकार हो गया वो मरेगा, ठीक है? अच्छा, अब नेचुरल डिज़ास्टर हुआ तो इनमें से कुछ लोग स्ट्रॉन्ग भी थे, हेल्दी थे, वो भी मर गए, कुछ बीमार थे, वो भी मर गए। तो जो बच जाएँगे, ज़िंदा रह जाएँगे, उनके एलील, उनके जीन वो आगे नई पॉपुलेशन बनाएँगे। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। रैंडम फ्लक्चुएशन हुई, रैंडम फ्लक्चुएशन का मतलब क्या कि हेल्दी पर्सन भी मरा और बीमार पर्सन भी मरा। किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आया, ठीक है? मे लीड टू लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये जेनेटिक वेरिएशन को कम करती है। क्यों कम करती है? अभी आपको बताया कि एक एरिया है, उसके अंदर कुछ लोग रहते थे और अर्थक्वेक आया, उसमें से कुछ लोग मर गए और जो बाकी बचेंगे, उनके अंदर इंटरब्रीडिंग होगी, ठीक है? तो वही जीन रहेंगे जो उस पॉपुलेशन के अंदर हैं और कोई नया जीन इन अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई और ऑर्गेनिज़्म उस पॉपुलेशन में है ही नहीं, ठीक है? तो इसको हम कह देते हैं कि ये जेनेटिक वेरिएशन का लॉस करता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है एमिश पॉपुलेशन शोइंग हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेयर जीन। ये एमिश के जो लोग थे, उनके पास जो जीन है वो रेयर है और वो जो इफ़ेक्ट शो करते हैं उसको फाउंडर इफ़ेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है फाउंडर इफ़ेक्ट और एक होता है बॉटलनेक इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम फाउंडर इफ़ेक्ट देख लेते हैं। फाउंडर इफ़ेक्ट क्या है कि एक एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आया, लोग मर गए, ठीक है? या ऐसा हुआ कि ये एक एरिया है, इसमें लोग रहते थे, इनमें से कुछ लोग जो हैं, कुछ वो इस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में चले गए, जहाँ पर कोई नहीं बसा, ठीक है? अब ये लोग इस एरिया में आ गए। इस एरिया में अब ये लोग आए, इनके पास जो जीन थे वो अब वही रहेंगे जी। अब ये क्या हुआ कि इन लोगों के आपस में ही इन्होंने क्या नाम है शादियाँ कर ली, यानी कि इनके बच्चों ने आपस में ही शादियाँ कर ली, कोई और बंदा नहीं आया। तो ये लोग फिर आगे इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, इनके बच्चे पैदा होंगे। तो साफ-ज़ाहिर है कि इनके अंदर कोई नया बंदा नहीं आया, इनकी ही पॉपुलेशन इस एरिया में आई थी और इनकी ही पॉपुलेशन ने इंक्रीज़ किया। तो इनके जो जीन हैं वो वही रहे जो फाउंडर के अंदर थे, यानी कि जो पहले आने वाले लोग थे, जो लोग इस एरिया में आकर जिन्होंने अपने घर बनाए, उन्हीं के जीन ये लेकर अब ये सारे लोग फिर रहे हैं। तो इनके अंदर कोई जेनेटिक चेंज नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं फाउंडर इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है बॉटलनेक इफ़ेक्ट। सपोज़ करें कि ये हमारे पास एक बॉटल है, इसके अंदर कुछ लोग हैं, ठीक है? नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, लोग मर गए, ठीक है? लोग मर गए। अब ये मैं लोगों को यहाँ से गायब कर रहा हूँ। ये लोग क्या हुए? मर गए। ये 2 रह गए। अब ये 2
आगे समझ लो कि ये पूरी एक बोतल थी, इसमें ये सारे लोग थे, ये सारे के सारे मर गए, सिर्फ ये 2 लोग रह गए थे। वो 2 लोग इस बोतल के नेक में आ गए। अब आप सोचें कि एक बोतल है आपके पास और बोतल का एक बॉटम है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है। आप क्या करते हैं कि बोतल का सारा पानी निकाल देते हैं, सिर्फ वो पानी आपने रखना है जो बोतल की नेक के अंदर आ जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि बोतल की बेस में पानी ज़्यादा होगा या बोतल की नेक में ज़्यादा होगा? साफ ज़ाहिर है बोतल की नेक में पानी कम होगा और बोतल की बेस में पानी ज़्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह बोतल की बेस में लोग ज़्यादा थे, नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, वो मर गए और जो बच गए उसको हमने बोतल की नेक में रख लिया। अब वो बोतल की नेक में है, अब ये जो 2 लोग बचे हैं, इन्हीं ने आगे अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 2 लोग थे, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया और दोबारा अपनी पॉपुलेशन को कंज़र्व कर लिया, रीटेक कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं बॉटलनेक इफ़ेक्ट। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आपने कमेंट में दोबारा पूछ लेना है। नेक्स्ट है जीन फ्लो। मूवमेंट ऑफ एलील बिटवीन पॉपुलेशन ड्यू टू माइग्रेशन। जीन फ्लो क्या है कि एक एरिया से कोई ऑर्गेनिज्म गया, दूसरे एरिया में चला गया और वहाँ पर और पॉपुलेशन थी। वहाँ पे उसने इंटरब्रीडिंग स्टार्ट कर दी, तो एक एरिया से जीन दूसरे एरिया में आया, उस एरिया में उन्होंने इंटरब्रीडिंग स्टार्ट की तो अपना जीन उस पॉपुलेशन को दे दिया। इसको कह देते हैं जीन फ्लो। अब जीन फ्लो क्या करता है? इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अफेक्ट एलील फ्रीक्वेंसी। साफ ज़ाहिर है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें सारे एलील ही ए है, ठीक है? अब ये एक बंदा आया, इसने अपना एक एलील ले दिया बी, अब पॉपुलेशन के अंदर एक और एलील ऐड हो गया। अब ये डाइवर्स हो गया ना, चेंज आ गई, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जीन फ्लो जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी पर भी इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है पोलन ट्रांसफर इन प्लांट बिटवीन नियर बाय पॉपुलेशन। तो ये साफ ज़ाहिर है कि एक फूल है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन लगे हुए हैं, हवा के ज़रिए वो पोलन ग्रेन उड़कर किसी दूसरे प्लांट के फूल के ऊपर गिर जाएँगे। अब ये जीन किसी और प्लांट का था, वो किसी और प्लांट के जीन बॉडी में चला गया और उसकी जीनेटिक फ्रीक्वेंसी को इसने चेंज कर दिया। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। इंडिविजुअल विद एडवांटेजियस ट्रेट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है कि ऐसा इंडिविजुअल दुनिया में सर्वाइव करेगा जिसके पास वो करैक्टर हैं जो उसके इन्वायरमेंट में उसको सर्वाइव करने में हेल्प करें, ठीक है? और दूसरा उसके पास वो करैक्टर हों जिस करैक्टर की मदद से ये रिप्रोड्यूस कर सके। साफ ज़ाहिर है कि एक इंसान है, अगर वो सर्वाइव का मतलब ही यही है कि एक इंसान है, अगर वो ज़िंदा है, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हो गए, तो वो क्या है, वो सर्वाइव कर गया। कैसे? कि अब उसके जीन उसके पास ही थे सिर्फ़। जब उसने शादी की तो उसने जीन अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब उसके जीन जीन तो ज़िंदा रहेंगे, लेकिन वो जब उसकी एज कंप्लीट हो जाएगी वो मर जाएगा, लेकिन उसके जीन ज़िंदा हैं, वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। दीज़ ट्रेट बिकम मोर कॉमन ओवर जनरेशन। और वो ट्रेट जो एक ऑर्गेनिज़्म को किसी एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने के लिए मदद करते हैं और उसको रिप्रोड्यूस करने में भी मदद करते हैं। तो वही करैक्टर कॉमन हो जाते हैं पूरी उसकी जनरेशन में, उसकी पूरी औलाद के अंदर वो कॉमन करैक्टर हो जाते हैं। जिसकी एग्ज़ाम्पल है कि जिराफ, अगर आप देखो तो जिराफ की लॉन्ग नेक होती है। लेकिन अर्ली लाइफ़ में जो जिराफ थे उनकी नेक बहुत स्मॉलर लेंथ की होती थी। बहुत स्मॉल लेंथ होती थी। क्यों? क्योंकि उस वक़्त जिराफ को जो फूड थी इसकी वो थी ग्रास, और ग्रास ज़मीन पर उगती है। अगर इसकी लॉन्गर नेक है तो उसको झुकाने में मसला होगा। तो इसलिए अर्ली लाइफ में इसकी जो नेक थी वो शॉर्ट थी, तो इसको झुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब दूसरे ग्रेजिंग एनिमल आए तो ग्रासेस कम हो गई एनिमल्स के लिए। तो जिराफ ने अपने आप को अडैप्ट किया, अपनी नेक को इस्तेमाल करता रहा, स्ट्रेच करता रहा और दरख्तों के पत्ते खाने शुरू कर दिए इसने। जब इसने दरख्तों के पत्ते खाने शुरू किए तो अपनी गर्दन का इस्तेमाल इसने ज़्यादा कर दिया। तो साइंस भी यही कहती है कि जिस चीज़ का आप इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो इसने अपनी नेक का इस्तेमाल ज़्यादा किया और वो नेक इसकी क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई और लॉन्ग हो गई। अब ये लॉन्गर नेक इस ऑर्गेनिज़्म को सर्वाइव करने में, एनवायरनमेंट में भी हेल्प कर रहा है और दूसरा रिप्रोड्यूस करने में भी। अब रिप्रोड्यूस में लॉन्गर नेक का क्या किरदार है? ये इसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा करती है। आप अक्सर देखेंगे कि जो फीमेल है एनिमल्स के अंदर, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होती है जो ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो जो जिराफ जिसकी नेक लॉन्गर होगी वो ज़्यादा खूबसूरत होगा, तो जो फीमेल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, रिप्रोडक्शन होगी उसकी। और जो स्मॉलर नेक है, एक तो उसको फूड नहीं मिलेगी, यानी कि वो दरख्तों के पत्ते नहीं खा सकेगा, और दूसरा वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा, उसको फीमेल रिजेक्ट कर देगी। ठीक है? नेक्स्ट है आइसोलेशन। प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग एंड मेंटेन स्पीशीज़ बाउंड्री। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज़्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं, कैट है, ये एक एरिया में रहती है और लायन ये दूसरे एरिया में रहता है। अब इनके दरमियान आइसोलेशन है, किस चीज़ की आइसोलेशन है? कैट सिर्फ़ कैट के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगी और लायन सिर्फ़ लायन के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगा। दिस इज़ द आइसोलेशन, ठीक है? और ये आइसोलेशन है और ये स्पीशीज़ के अंदर एक बाउंड्री है जो स्पीशीज़ की तादाद को मेंटेन रख रही है। अब ये आइसोलेशन जियोग्राफिकल भी हो सकती है। जियोग्राफिकल कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गैलापागोस आइलैंड है,
उस पर जो टॉर्टॉइस रहते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जो दूसरे टॉर्टॉइस रहेंगे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ। ठीक है, इसको हम कह देते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। नेक्स्ट है बिहेवियरल आइसोलेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम ओल की बात करें, ये भी कार्निवोर है, और ईगल की बात करें, ये भी कार्निवोर है। दोनों शिकार करते हैं परिंदों का। एक दिन का राजा है और एक रात का राजा है, दोनों बादशाह हैं। अब जो ओल है ये स्ट्रॉन्ग रात को होता है, तो ये रात को ईगल पर हमला कर दे तो ईगल वीक है, रात के वक्त कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दिन के वक्त अगर ईगल ऑल पर हमला कर दे, ऑल बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? ऑल नॉकटर्नल है, ईगल डायर्नल है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये बिहेवियरल आइसोलेशन है। तीसरी टाइप है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो मैंने अभी बताया कि कैट और लाइन दिखने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन बॉडी साइज डिफरेंट है, तो ये रिप्रोड्यूस एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरे से आइसोलेट है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट पे टॉपिक है हमारा। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इंट्रोड्यूस न्यू जीन कॉम्बिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, मोल, ये जिसको हम खच्चर कहते हैं, ये बनाया जाता है जी, हॉर्स का क्रॉस करवाया जाता है डंकी के साथ। ठीक है, हॉर्स का क्रॉस डंकी के साथ होगा। डंकी अलग स्पीशीज़ है, हॉर्स अलग स्पीशीज़ है। जब इन दोनों का हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें एक थर्ड स्पीशीज़ मिलेगी जिसको हम कहते हैं मो। अब ये स्टीराइल होगा, ये आगे अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। इसकी वजह ही यही है। हम स्पीशीज़ की डेफिनेशन ही यही कहते हैं कि जो इंटरब्रीड कर सके, इंटरब्रीड हो, इंटरब्रीड कर सके, और इंटरब्रीडिंग के दौरान जो बच्चा पैदा हो वो फर्टाइल हो, यानी कि वो भी आगे इंटरब्रीड कर सके। ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे हॉर्स ये स्पीशीज़ है, ये इंटरब्रीड कर सकता है, डंकी भी कर सकता है। लेकिन जब इन दोनों का इंटरब्रीड होगा तो इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। तो इससे जो नया जानदार बनेगा, जानवर बनेगा, वो हाइब्रिड होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्लोज हो गया, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम दोबारा इसको, आपको कोई और इसमें से कोई एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो हम उसको दोबारा इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। अगली वीडियो